प्रथम अध्याय था जिसमें भारत के सामान्य परिचय के बारे में हमने बात की थी। आज हम उस अध्याय को आगे लेके चलते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो कुछ और प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम भारत के भौतिक प्रदेशों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। भारत का सामान्य परिचय पर बात कर रहे थे हम। दोस्तों, भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भारत का विश्व में स्थान, भारत का विश्व के अन्य देशों से क्षेत्रफल और जनसंख्या में हमने तुलना की थी। विश्व के जो बड़े देश हैं उनमें कौन सा स्थान आता है। उसके बाद में हमने भारतीय अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और उसके प्रमुख जो बिंदु हैं उनके बारे में पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं भारतीय सीमा पर। आज हम बात करते हैं भारतीय सीमा पर। भारतीय सीमा पर अगर हम बात करें तो यह जो सीमा है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की है। एक तो है स्थलीय सीमा और जो दूसरी है वो है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा व जलीय सीमा। जलीय को ही हम बोल देते हैं दोस्तों समुद्र तटीय सीमा या समुद्रीय सीमा। दोस्तों, जो स्थलीय सीमा है भारत की, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, जो कितने देशों से संबंधित है? तो इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। यह स्थलीय सीमा हमारी 7 विभिन्न देशों के साथ लगती है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान और उसके बाद में म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के कितने राज्य जो हैं वो इस सीमा से लगते हैं? तो भारत के कुल 17 जो राज्य हैं वो इस सीमा से लगते हैं। यानी विश्व के 7 देशों के साथ भारत के 17 जो विभिन्न राज्य हैं वो अपनी सीमा को बनाते हैं। अगर हम बात करें कि इन राज्यों के अंदर जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, तो स्थलीय सीमा में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य है भारत का वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 भागों में बंट चुका है, जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख का क्षेत्र। इसको जो है 31 अक्टूबर के दिन जो है प्रभावी रूप से लागू किया गया था 2019 में। 31 अक्टूबर को जो क्या है कि धारा 370 यहाँ से हट गई, 35A जो है उसका खात्मा हो गया। वर्तमान में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। प्रभावी रूप से इसे लगभग 1 वर्ष जो है वो हो गया है। इसके बाद में हम बात करें तो सबसे कम स्थलीय सीमा वाला राज्य की बात करें तो सिक्किम है। हम अभी मैप से संबंधित इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहां बेसिक बात करें हम कि सर्वाधिक की बात करें कि जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है विभिन्न राज्यों से। जम्मू कश्मीर के बाद में अगर हम बात करें कि कम कौन सा भारत का राज्य किसी देश के साथ सीमा बनाता है तो वो है सिक्किम। अगर हम इन 7 देशों में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश से, 4096 सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा। और कम की बात करते हैं तो अफगानिस्तान से लगती है लगभग 80 किलोमीटर सीमा। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात है जो जलीय सीमा है हमारी। जलीय जो सीमा है वो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 9 राज्य जो है वो भारत की जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जलीय सीमा से है। अगर हम इन 9 राज्यों में बात करें तो जो पूर्व की तरफ
पूर्व की तरफ इनमें से लगते हैं 4 राज्य, और अगर हम बात करें पश्चिम की तरफ भारत के, तो इसमें पश्चिम की तरफ लगते हैं 5 राज्य। अगर हम कुल में बात करें कि कुल जो है 9 राज्यों में सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, तो कुल राज्यों में जो सर्वाधिक हम बात करें तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है, तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात। सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा बनाता है गुजरात। और अगर हम बात करें कि कम कौन सा बनाता है, तो कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा। कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। यहां हमने इनको 9 राज्यों को 2 भागों में बांटकर पढ़ा। पूर्व में कितने? 4 और पश्चिम में कितने? 5। कुल की बात करें तो 9 राज्यों में से सर्वाधिक सीमा तटीय सीमा बनाने वाला है गुजरात, और सबसे कम सीमा बनाने वाला है गोवा। अगर स्पेशली पूर्व से संबंधित पूछा जाए कि पूर्वी तट पर सर्वाधिक कौन सा राज्य सीमा बनाता है, अगर पूर्वी तट पर सर्वाधिक की बात पूछी जाए तो बनाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और पूर्वी तट पर अगर पूछा जाए कि कम कौन सा बनाता है, तो कम की बात करें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे कम पूर्वी तट पर बनाता है। कुल पर आगे हम बात अभी करेंगे। तो जो हमारी जलीय सीमा है उसकी कुल बात करें लंबाई की, तो जलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर की। इन 9 राज्यों के साथ में जो हमारी तटीय सीमा लगती है वह तटीय सीमा कितनी लंबी है, तो लगभग जो है वो 6100 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ लगती है। अगर हम इस 6100 किलोमीटर की सीमा में द्वीप समूह को जोड़ दें, द्वीप समूह को जोड़ दें, तो इस सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर की। अर्थात अगर आपसे पूछे कि द्वीपीय सीमा कितनी है, तो हम 7516 में से 6100 निकाल दें तो हमारी द्वीपीय सीमा आ जाएगी लगभग 1416, लगभग हम बात करें तो लगभग 1416.6 किलोमीटर। ये जो है हमारी क्या है? द्वीपीय सीमा है। और तटीय सीमा जो है वो हमारी 6100 किलोमीटर है। अतः द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा हमसे पूछी जाए तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अब इस चीज को हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो मैंने ऊपर रेड लाइन की है वो है भारत की स्थलीय सीमा, और जो मैंने ये ब्लैक लाइन की है ये है भारत की जलीय सीमा। हमने बात की कि भारत की जो स्थलीय सीमा है ये है 15,200 किलोमीटर की, जिसमें देश कितने लगते हैं? 7 देश, और भारत के कितने राज्य इससे संबंधित हैं? 17 राज्य। 7 देशों से सीमा लगती है और भारत के राज्य लगते हैं इसमें 17। अब देखिए कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो उससे संबंधित हम
या एक छोटा सा सूत्र करते हैं। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से विभिन्न जो हमारे साथ देश लगते हैं, उन 7 देशों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है बांग्लादेश। सबसे पहले आता है बांग्लादेश। नंबर 2 पर लगता है हमारे साथ, दूसरे नंबर पे चीन। नंबर 3 पर हमारे साथ लगता है पाकिस्तान। नंबर 4 पर हमारे साथ लगता है नेपाल। नंबर 5 पर हमारे साथ लगता है म्यांमार। नंबर 6 पर हमारे साथ लगता है भूटान। और नंबर 7 पर हमारे साथ लगता है अफगानिस्तान। यानी इस स्थलीय सीमा से भारत से 7 देश जुड़े हुए हैं, जिनको हमने समझा बचपन में एमबीए किया। इससे आप उन 7 देशों के नाम बना लें। ये जो नाम है वो दोस्तों क्रमबद्ध है, अधिक से कम की ओर। यानी ये कौन सा क्रम दिखाते हैं? सीमा का अवरोही क्रम है। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत के पड़ोसी देशों की सीमा का अवरोही क्रम है। इस अवरोही क्रम के अंतर्गत हम देखें तो जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की। 4096 किलोमीटर। अगर हम बात करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ हमारी सीमा लगती है 3917 किलोमीटर की सीमा। 3917 किलोमीटर। 3917 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान से, तो इससे हमारी सीमा लगती है 3310 किलोमीटर की। अगर हम बात करें नेपाल से, तो नेपाल से हमारी सीमा लगती है 1752 किलोमीटर की। म्यांमार से बात करें तो हमारी सीमा लगती है 1458 किलोमीटर की। भूटान से हम बात करें तो हमारी सीमा लगती है 587 किलोमीटर की। और अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ, तो उसके साथ हमारी सीमा लगती है 80 किलोमीटर की। तो इस आधार पर हमने बात की कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों का, ये देशों का क्या है? अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा भारत किस देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे बनाता है? अफगानिस्तान से। आजकल जिस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड है उसमें क्या है कि हमें इनसे क्रम भी पूछा जा सकता है, तो हमें इनका क्रम भी पता होना चाहिए। और क्रम पता अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी ये हमें बेसिक नॉलेज जो है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में होनी चाहिए। यह जो मैटर है, ये जो बेसिक जानकारी है, वो हमें किसी और अन्य किसी अध्याय में या अन्य किसी जो हम लेसन करेंगे उसमें हमें काम जरूर आएगी। इसके बाद मैं आपको इनकी राजधानियां भी बता देता हूं साथ साथ में। बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी है दोस्तों ढाका। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो है ढाका। और इसके साथ हमारी जो सीमा का नाम है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। मैं यहां थोड़ा इस बात को बता देता हूं कि पाकिस्तान के साथ भी जो हमारी सीमा है उसे भी हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जैसे भारत की स्वतंत्रता के बाद आप सभी जानते हैं मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन जो है स्वतंत्रता से पहले कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का क्या किया? बहिष्कार किया। उन्होंने बहिष्कार किस लिए किया? कि वो एक अलग देश पाकिस्तान की जो मांग है उस पर अड़े हुए थे। उस समय भारत का जो उत्तर पश्चिम
सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी क्या है, अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी। जो बंगाल का पूर्वी भाग था, जो ये वाला क्षेत्र है, जो बंगाल का पूर्वी भाग था, ये वाला जो आज कहलाता है बांग्लादेश, ये जो बंगाल का पूर्वी भाग था, यहां भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। आपको पता होगा 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर ही किया था। जो पूर्वी भाग था वहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी और उसमें 4 प्रमुख क्षेत्र थे, ढाका, सिलहट, राजाशाही और चटगांव। इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर ही पूर्व के अंदर उन्होंने पूर्वी बंगाल की स्थापना की थी। बाद में बात करें हम तो ये जो हैदराबाद का जो क्षेत्र है, वर्तमान आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहां के नवाब ने भी इसे बंग-ए-इस्लाम बनाने की योजना रखी। यानी वो भी इसे क्या बनाना चाहता था, पाकिस्तान बनाना चाहता था। हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश में रियासत है भोपाल, भोपाल के नवाब भी पाकिस्तान जाना चाहते थे। जो गुजरात में रियासत है जूनागढ़, ये भी चाहती थी कि मैं पाकिस्तान चले जाऊं। जो राजस्थान में रियासत है जोधपुर, ये भी चाहती थी कि मैं पाकिस्तान चले जाऊं। जो रियासत है जैसलमेर, ये भी चाहती थी कि मैं पाकिस्तान जाऊं। तो जैसलमेर जोधपुर रियासतों ने मिलकर मेवाड़ महाराणा से भी अपील की कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हम इस क्षेत्र को क्या करें, उधर पाकिस्तान में मिला लेते। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के मतभेद थे। इन मतभेदों को दूर करते हुए वल्लभ भाई पटेल जो है सरदार, उन्होंने भारत के एकीकरण का जो कार्य है वो पूर्ण किया। इसीलिए हम इन्हें लौह पुरुष कहते हैं। हाल ही में हमने 31 अक्टूबर को उनकी जो जयंती है उसको मनाया है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो रेड क्लिफ लाइन कैसे है। तो जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 2 पाकिस्तान बने। इसे बांग्लादेश से पूर्व क्या कहा जाता था, तो इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और ये वाला जो क्षेत्र है ये था पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अब 2 पाकिस्तान बने। अब क्या है कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, इस पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में लगातार क्या है कि सरकार की अनदेखी के कारण लगातार भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जो है वो इस क्षेत्र में फैलने लगी। तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो धीरे धीरे शरणार्थी के तौर पर भारत में घुसपैठिए के रूप में प्रवेश करने लगे। उस समय भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने इनको चेताया और नहीं मानने पर आक्रमण की धमकी जो है इनको दी। वर्ष 1971 में 1971 में इंदिरा गांधी ने अटैक कर दिया पूर्वी पाकिस्तान पर। यहां 90,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। तो 90,000 सैनिक थे। ये विश्व में किसी फौज द्वारा किया गया सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। तो अब उसके बाद में इंदिरा गांधी ने इस पूर्वी पाकिस्तान को ही एक अलग देश के रूप में बसाया, जिसे हम आज क्या कहते हैं, बांग्लादेश। तो यानी ये बांग्लादेश की स्थापना जो है कब होती है, 1971 में होती है। इससे पहले इसे क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान, बाद में अभी क्या है, एक जो पाकिस्तान है वो कौन सा है, पश्चिमी पाकिस्तान। तो इसीलिए जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत पाक के बीच में सीमा खींचने का जो कार्य है, सीमा बनाने का कार्य है, वो सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया था। इसीलिए जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा है वो, और प्लस में ये जो बांग्लादेश वाली सीमा है वर्तमान आज, इन दोनों का निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इसीलिए इस सीमा को क्या कहा जाता है, रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। और इसके साथ भारत की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर, जो कि भारत द्वारा किसी देश के साथ लगने वाली सर्वाधिक सीमा है। तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा इस देश के साथ हमारी लगती है। इसके बाद में हम दूसरा देश देखते हैं।
बांग्लादेश के बाद में सीमा की लंबाई की दृष्टि से जो दूसरा देश लगता है वो है चीन। चाइना की राजधानी जो है वो बीजिंग। वर्तमान में जो कोरोना का कहर है उसके लिए उत्तरदायी मान रही है दुनिया चीन को। चाइना जो है इसके साथ हमारी जो सीमा की लंबाई है वो मैंने आपको बताया कितनी लगती है, 3917 किलोमीटर की। और इस सीमा का जो नाम है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण जो है वो किया गया था वर्ष 1914 में। वर्ष 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण जो है वो किया गया चीन के साथ हमारी सीमा का। उसके बाद में हम बात करें चीन के बाद में तो नेक्स्ट हमारे साथ देश आता है वो आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान राजधानी की बात करें तो राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद और इसके साथ हमारी लगने वाली जो सीमा है वो लगती है 3310 किलोमीटर। अगर हम नाम की बात करें सीमा का तो मैंने आपको अभी बताया रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन और सीमा का निर्धारण होता है वो होता है अगस्त 1947। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को जो क्या है भारत आजाद होता है। तो 14 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिफ लाइन जो है बनकर तैयार हुई। तो तभी इसकी स्थापना मानते हैं अगस्त 1947। किस योजना से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना से इसका विभाजन माना जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे साथ नेपाल। अब दो देश लगे स्थलीय सीमा से रहने वाले, तो उन दो देशों पर हम बात करते हैं। ये वाला देश यहाँ लगती है सीमा भारत के साथ में, और एक ये देश है यहाँ पर इस तरह। अब देखिए दोस्तों, ये जो देश है वो देश लगता है हमारे साथ नेपाल। ये वाला, जिसके साथ हमारे राज्य लगते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल के साथ में हमारे जो लगने वाले राज्य हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 जो हमारे राज्य हैं वो लगते हैं हमारे नेपाल के साथ में। राजधानी पर हमने बात की थी, राजधानी है इसकी काठमांडू। काठमांडू। भूटान और नेपाल जो दोनों हैं वो लैंडलॉक देश है, भू आवेष्टित, जो चारों ओर से स्थल से घिरे हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्थलरुद्ध देश। अगर हम विश्व में बात करें तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जो देश है वो है कजाकिस्तान। उसके बाद में हम यहां बात करें तो नेपाल और भूटान दोनों ही क्या है, स्थलरुद्ध देश है। इसके बाद हम बात करते हैं भूटान पर। ये वाला देश भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और इसके साथ हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 587 किलोमीटर की सीमा। लगने वाले राज्यों की बात करें हम तो इसके भूटान के पश्चिम की तरफ यहां लगता है सिक्किम, दक्षिण की ओर बात करें वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और दक्षिण की ओर बात करें तो इसके साथ लगता है असम, और पूर्व की ओर बात करें तो लगता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 हमारे जो राज्य हैं वो इनके साथ लगते हैं। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 लगते हैं भूटान के साथ में। तो ये हमारी स्थलीय सीमा है। 7 विभिन्न देशों के साथ स्थलीय सीमा भारत बनाता है।
अब हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा पर और उससे संबंधित राज्यों पर। तो जलीय सीमा के लिए मैं इतना डायग्राम बना लेता हूं, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। अगर हम जलीय सीमा पर बात करें तो हमने बात की थी कि यहां से संबंधित कितने राज्य लगते हैं, 9 राज्य। सबसे पहले हम बात करें पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर हमने किए थे कि 4 राज्य जलीय सीमा से लगते हैं, जिनमें हमने किया था वेस्ट बंगाल, हमने किया था ओडिशा, हमने किया था आंध्रा, हमने किया था तमिलनाडु। इन पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें तो इन पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा जो तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। पूर्वी तट पर सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, और पूर्वी सीमा पर कम सीमा बनाने वाला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, सबसे कम पूर्व में। अगर हम पश्चिमी तटीय सीमा की बात करें तो ये विभिन्न 5 राज्यों से लगती है, जिसमें सबसे पहले है गुजरात, इसके बाद आता है महाराष्ट्र, इसके बाद बात करें तो गोवा, इसके बाद बात करें हम तो कर्नाटक, और इसके बाद में बात करें तो है केरल। यानी पश्चिमी जो तटीय सीमा है हमारी, उसके साथ लगने वाले राज्य कितने हैं, तो 5 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगर इन राज्यों में बात करें हम टोटल 9 के 9 राज्यों में, तो सब अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है कौन सा, तो वो राज्य है गुजरात। लगभग 1200 किलोमीटर के करीब जो तटीय सीमा है गुजरात बनाता है। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है तटीय में, तो बनाता है गोवा। सबसे कम तटीय सीमा बनाता है वो लोग गोवा। अगर यही प्रश्न स्पेशली पूर्वी सीमा पर पूछा जाए तो मैंने आपको बताया पूर्व में सर्वाधिक बनाता है आंध्र प्रदेश और कम बनाता है वेस्ट बंगाल। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक बात करें तो ऐसा कोई राज्य हो जो स्थलीय सीमा भी बनाता हो और जलीय सीमा भी बनाता हो, तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, तो ऐसे राज्यों की संख्या है 2, गुजरात और दूसरा है साथ में पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों कि तटीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। हमने पढ़ा कि गुजरात पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, और हमने अभी पढ़ा कि गुजरात तटीय सीमा भी बनाता है। पश्चिम बंगाल हमने पढ़ा कि बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की नेपाल से भी स्थलीय सीमा लगती है, और अभी हमने पढ़ा कि जो पश्चिम बंगाल है उसकी बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा भी लगती है। अब मैं इन्हीं के साथ आपको जो इन तटों के नाम हैं वो बता देता हूं, जिनसे संबंधित अमूमन हमारे प्रश्न पूछा जाता है, और इन तटों का संबंध जलवायु और भौतिक प्रदेश दोनों से ही रहता है। तो दोस्तों हम इस तट से संबंधित बात करें तो जो पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट के अंतर्गत जो इसका उत्तरी भाग है पूर्वी तट का, इसे कहा जाता है दोस्तों उत्तरी सरकार। इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार। इसके मध्य जो ओडिशा का तट है, जो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, इस ओडिशा तट को भी उत्तरी सरकार में शामिल किया जाता है, परंतु इसका एक विशेष नाम है
उसे बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल तट, तो इसे उत्कल तट भी कहा जाता है, जो स्पेशली किसके साथ लगता है, ओडिशा। और वर्तमान में इसे किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, उत्तरी सरकार में। तो उत्कल तट का संबंध पूछा गया था, तो वो किससे है, ओडिशा से। पूर्वी तट का जो दक्षिणी भाग है, जो आंध्र और तमिलनाडु के साथ लगता है, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो इस भाग को कहा जाता है, ये वाला तट, इसे कहते हैं दोस्तों कोरोमंडल। कोरोमंडल, जिस पर बहुत बार प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। और सर्वाधिक इस पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है, कि लौटते हुए मानसून से या मानसून के आगमन के समय सर्वाधिक वर्षा भारत के किस तट पर होती है, तो लौटते हुए मानसून से। और सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, इस कोरोमंडल तट पर होती है। उसके बाद हम बात करें सीमा की, तो पश्चिम जो हमारा तटीय मैदान है, उनमें जो उत्तरी भाग है, इसे कहा जाता है कोंकण का तट। कोंकण तट, जो मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र तक का क्षेत्र है, मुख्य रूप से कोंकण तट कहलाता है। इसके बाद में जो मध्य का जो भाग है, गोवा से मंगलुरु तक का, ये कहलाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, वर्तमान में कन्नड़ तट को कोंकण में ही शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो जो केरल के पास ये वाला जो तट है, जो बहुत प्रसिद्ध है, इसे कहते हैं दोस्तों मालाबार तट। मालाबार तट, जो प्राचीन काल में भारत में आने वाले सर्वप्रथम जो भी व्यापारी हैं, वो कहां आए थे, मालाबार तट पर, चाहे वो अरब हो चाहे वो यूरोपियन हो। सबसे पहले भारत के अंदर अरब व्यापारी जो है मालाबार तट पर ही आए। भारत में पहली मस्जिद भी जो है केरल में बड़ी थी। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारियों में बात करें वास्को डी गामा, तो वो भी सबसे पहले मालाबार तट के अंतर्गत कालीघाट बंदरगाह पर उतरा था। तो ये मुख्य रूप से तट है, इनका भी आप ध्यान रखें। पूर्वी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो उत्तरी सरकार कहलाता है। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है कोरोमंडल। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहलाता है कोंकण तट। कोंकण तट के दक्षिण में है कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट के दक्षिण में मालाबार। इनको और विस्तृत रूप से हम तटीय मैदान और द्वीप समूह भौतिक प्रदेश के अंतर्गत करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अक्षांश और उसके बाद में कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और भारत की जो समुद्री सीमा है, नॉटिकल मील आदि, इन पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।